नमस्कार सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारा चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, जिस पर हमारे 11th-12th की बायोलॉजी की सीरीज चली थी। हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। हमने कल 6वां चैप्टर स्टार्ट किया था, पुष्पी पादपों का शरीर। उसमें हमने ऊतक के बारे में पढ़ लिया था और विभज्योत के ऊतक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। ठीक है, स्थायी ऊतक है मतलब स्थायी है। ठीक है, देखिए स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्राय अधिक विभाजित नहीं होती, यानी कि इसके अंदर विभाजन नहीं होता। पहली बात इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित नहीं होती। विभज्योत के ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती थी। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक जैसे होते हैं, उसे सरल ऊतक कहते हैं। और स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। अब स्थायी ऊतक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक सरल और दूसरा है जटिल। इसने क्या बोला है कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं? कोशिका में बहुत कम पाया जाता है। अब सरल में क्या होता है? कार्य भी समान और कोशिका में कार्य समान। कोशिका के प्रकार कार्य समान। इसमें कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। इसमें जटिल में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। तो सरल है तो एक समान है, तो अध्ययन करना भी आसान हो जाएगा, सरल हो गया। अब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं तो जटिल हो गया। ठीक है, 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने देखते हैं सरल ऊतक। सबसे पहले अपने सरल ऊतक को देख लेते हैं। ठीक है, सरल ऊतक। सरल ऊतकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बस। पौधों के विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं। अब पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन से? पैरेन्काइमा याद रखना है, पैरेन्काइमा। ठीक है सर। और कोलेनकाइमा, नाम याद रखने पड़ेंगे, कोई याद नहीं है। कोलेनकाइमा। तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, और इस स्क्लेरेनकाइमा को बोलते हैं दृढ़ ऊतक या दृढ़ ऊतक। ठीक है, अब बोल रहा है कि पैरेन्काइमा कहाँ होता है। पहले तो सरल ऊतक में समझ में आ गया कि एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इनके भी आगे विभिन्न प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा की क्या खास बात है? तो पैरेन्काइमा अंगों के अंदर का मुख्य घटक है। अंगों के अंदर, शरीर के अंग होते हैं, उसके अंगों के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासीय होती हैं। कैसी होती हैं? समव्यासीय। समव्यासीय मतलब इनका व्यास एक जैसा होता है। इन कोशिकाओं का व्यास क्या होता है? एक जैसा होता है। उनका आकार, अब आकार की बात करें पैरेन्काइमा की, तो आकार गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, बहुकोणीय होता है अथवा लंबाकार हो सकता है। आकार की बात कर रहे हैं, कैसा कर सकता है? गोलाकार, लो जी गोलाकार बना दिया। अंडाकार भी हो सकता है, बहुकोणीय भी हो सकता है, और कौन सा? लंबा भी हो सकता है। इस प्रकार की ये कोशिकाएं हो सकती हैं। कौन सी? पैरेन्काइमा। ठीक है, इनकी भित्ति होती है वो पतली होती है, बताने की जरूरत नहीं है कि सेल्यूलोज की बनी हुई है, क्योंकि पादप ऊतक पढ़ गए तो नॉर्मल सी बात है। सेल्यूलोज की ये काफी सटी हुई होती है। सटी हुई का मतलब होता है आपस में जुड़ी हुई। इनके बीच थोड़ा अंतराकोशिकीय स्थान हो सकता है, यानी कि कोशिकाओं के बीच, यानी मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोशिका, ये बीच वाला जो स्थान होता है ना, ये बीच वाला जो जगह होती है, इसे अंतराकोशिकीय स्थान, अंतराकोशिकीय अवकाश बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थान होता है पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में वो बहुत कम होता है, बहुत कम। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। पैरेन्काइमा बहुत से कार्य जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्त्राव संपन्न करवाते हैं। अब पैरेन्काइमा का काम क्या क्या है? एक तो फोटोसिंथेसिस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस। दूसरा भोजन का संचय और कुछ पदार्थों या हार्मोन्स का स्त्राव, ये इसके कार्य हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लो नहीं,
आगे सबसे पहले आपको पैरेंकाइमा दिखा देते हैं। ये देखो, ये है आपका पैरेंकाइमा, है ना। देख लो, एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक जैसी है कलर में भी, विभिन्न प्रकार के सरलता पाए जाते हैं। पैरेंकाइमा अंगों के मुख्य घटक हैं, पैरेंकाइमा समजैसी है। अब इनके आकार लगभग समान है। आकार देख लो, गोलाकार, अंडाकार, लंबाकार, है ना। सेल्यूलोज की बनी होती है। अंतरकोशिकीय अवकाश बहुत ही कम टाइम होता है, बहुत ही कम अंतरकोशिकीय अवकाश। उसके बाद में है कोलेनकाइमा। कौन सी है? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा की दो बातें देख लेते हैं। यह प्राय द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होता है। द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनकी जो बाहरी त्वचा होती है, ये मान लीजिए द्विबीजपत्री की बाहरी त्वचा, तो उसके नीचे ये स्थित होते हैं। यहाँ पर इसमें द्विबीजपत्री में नीचे की तरफ स्थित होती है। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चट्टी में होते हैं। एक समान भी हो सकते हैं, चट्टी में भी हो सकते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन जमा होती है। कोशिका भित्ति तो पतली होती है, लेकिन इनकी किनारों पर या कोनों पर सेल्यूलोज जमा होता है, हेमीसेल्यूलोज जमा होता है और पैक्टिन जमा होता है। इसलिए इसके कोने मोटे होते हैं। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। इनमें प्राय क्लोरोप्लास्ट होता है। वेरी गुड। क्या होता है? इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन को स्वांगीकरण भी कर सकती है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण भी ये कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। ध्यान से देखो, जैसे ये एक कोशिका है, दूसरी कोशिका है, तीसरी कोशिका है। इन कोशिकाओं के बीच यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, तो अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पौधों की वृद्धि हो रहे भागों जैसे शीर्षक तथा तनपति यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जो पौधे की वृद्धि करने वाले भाग होते हैं, जैसे शीर्षक तथा तना, पत्ती, वृंत, उनके यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। वृद्धि करने वाले जो पौधे होते हैं, जब पौधे वृद्धि कर रहे होते हैं तो उनको ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, तो मुख्य बात इसकी क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये द्विबीजपत्री में मुख्यतः पाई जाती है और ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और उनमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता। ये 4-5 बातें इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये है, अब देख लो भाई, कोशिकाएं ध्यान रखते हैं। देखो, कोशिका भित्ति, ये सबसे बाहर वाली होती है। कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन का जमाव होता है। ये खाली स्थान आपको कोशिका वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था कि ये रसधानी होती है, ये मोटे प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्केलेरेकाइमा। स्केलेरेकाइमा लंबी संकरी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है। इनकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है और इस पर अधिक गड्ढे से पाए जाते हैं। ये मृत होते हैं। कोशिका लगभग ये उत्तकीय का होते हैं, लगभग मृत होते हैं, इसलिए ये दृढ़ उत्तक कहते हैं इसे। ठीक है, इसको आप मृत उत्तकीय भी लिख सकते हो, मृत या मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। आकार, रचना, उद्भव, विकास में विभिन्नता होने के कारण स्केलेरेकाइमा तंतुमय व स्क्लेरोटिक होती है। तंतु मोटी भित्ति वाले, लंबे तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होती हैं। सीधी सी बात है, इसमें एक बात बता दी कि दृढ़ उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। ये प्राय पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं, जिसे स्क्लेरोटिक के आकार का, गोलाकार, अंडाकार, सिलेंडराकार होते हैं। ये बहुत से अधिक मोटे तथा मृत स्केलेरेकाइमा कोशिकाओं से बने होते हैं। इनकी भूमिका बहुत हिस्से संक्रिय होते हैं या प्राय गिरीदार फल भित्ति कोशिकाओं पर जैसे अंगूर, यानी कि फल भित्ति में मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है कोशिका, लंबी है, कोशिका भित्ति होगी, ये गुहा होगी। ठीक है, अब कोशिका भित्ति में गर्त बताया गया, ये गड्ढे टाइप गर्त होते हैं, ये गुहिका होगी, ये मोटी कोशिका भित्ति होगी। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती है और दृढ़ उत्तक इसका अन्य नाम होता है, और इसकी कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती है। ठीक है, ये पौधे के फल भित्ति की कोशिकाओं में पाई जाती है। नाशपाती व चिक्कू के गुद्दे, लेग्यूम के बीज, आवरण, लेग्यूम के बीज यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनके बीज के आवरण में ये पाया जाता है। चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। स्केलेरेकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। बस
इसकी इतनी बनती है। अब आता है अपना स्थायी उत्तक। ठीक है, स्थायी उत्तक और भी इंटरेस्टिंग है, इसको देख लेते हैं। स्थायी उत्तक में सरल उत्तक पढ़ लिया। पहले उत्तक देखें कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक सर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, विभज्योतिकी उत्तक और स्थायी उत्तक। फिर विभज्योतिकी के कितने भाग थे, तीन भाग थे, शीर्षक, अंतराविषी और अध्ययन। उसके बाद में देखें तो स्थायी उत्तक कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, सरल और जटिल। सरल कितने प्रकार के होते हैं, कॉलेरनकाइमा, स्केलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा, यही है ना। हाँ, कॉलेरनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेरनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये तीन प्रकार के इसके उत्तक होते हैं। जटिल उत्तक दो ही प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को आप अच्छे से जानते हो, सभी जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, सभी जाइलम को अच्छे तरीके से जानते हो। जाइलम क्या है। जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, देख लिया। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो पहले जाइलम की बात करते हैं। जैसे जाइलम, जैसे जल, बहुत बार बता दिया आपको, बहुत बार। मूल यानी कि जड़ से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक यानी कि संवहन उत्तक के उत्तक होते हैं, जो किसी चीजों का वहन करते हैं, इस तरह कार्य करता है। यह पौधों को, अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। ये चार तत्व वाहिनिका, वाहिका, जाइलम तंतु व जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बनता है। इसने कहा कि जाइलम चार चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी, यहां लिखते हैं ना, जाइलम, वाहिका, फिर वाहिका, फिर जाइलम तंतु और उसके बाद में जाइलम पैरेन्काइमा। इसका बेसिक मैं करवा चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। ठीक, इसका बेसिक मैं अच्छे से आपको करवा चुका हूं। तो पहले वाहिनिका की बात करें। वाहिनिका लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। वाहिनिका क्या होती है, लंबी होती है और नलिकाकार कोशिका होती है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है और ये गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म वाहन विहीन होती है। वाहिनिका क्या होती है, मृत व प्रोटोप्लाज्म विहीन। ये इसकी इंपोर्टेंट बात लिख देते हैं, मृत व प्रोटोप्लाज्म विहीन, प्रोटोप्लाज्म विहीन। ठीक है सर। इनकी कोशिका की कोशिका भित्ति भीतरी सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्पी पादपों में वाहिनी तथा वाहिनिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य है। वाहिका और वाहिनिका पानी का स्थानांतरण ही करती है पुष्पी पादपों में। इसके बाद में आता है, अब वाहिनिका क्या कोई बात ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखनी है कि ये मृत व प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निनी होती है और बस। हाँ, उसके बाद में है वाहिका। वाहिका लंबी व सिलेंडराकार नली होती है। लंबी व सिलेंडराकार नली होती है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। सिलेंडराकार होती है कोशिकाओं को क्या कहते हैं, वाहिनिका अवयव। प्रत्येक की भित्ति लिग्निनी होती है। इसमें बड़ी केंद्र गुहिका होती है। केंद्र गुहिका क्या होती है, बड़ी होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता वाहिनिका के समान। ये लगभग एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। बस, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद में है जाइलम तंतु। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। इसमें केंद्रीय गुहिका क्या होती है, विलुप्त। ये पट्टियां तथा अपट्टियां हो सकती है। इसके बाद है जाइलम पैरेन्काइमा। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती है। इनकी भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। ये इसकी थोड़ी सी मुख्य बात आ गई, किसकी, पैरेन्काइमा। इसमें स्टार्च तथा वसा अन्य पदार्थों को टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। पानी का त्रिज्य संवहन रेप्टेनकाइमा कोशिकाओं द्वारा होता है, यानी कि पानी का त्रिज्य संवहन रेप्टेनकाइमा कोशिका द्वारा होता है। किसमें, जाइलम पैरेन्काइमा। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है। अब जाइलम दो प्रकार के होते हैं, तो प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है। पहला है अधिदारु, प्रोटोजाइलम। अधिदारु, जाइलम को दारू में बोलते हैं।
ठीक है, जाइलम को क्या बोलते हैं, दारू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दारू। ये वो दारू नहीं है, ठीक है, जिस जाइलम का दूसरा नाम है दारू। कोई आप वो दूसरी बड़ी दारू समझ लो, सर आप तो दारू भी बढ़ा रहे हो ना, ये वो दारू नहीं है भाई। फिर घर पे बोलोगे कि नहीं सर ने बोला है कि दारू का टेस्ट करो, ठीक है, तो वो नहीं करना भाई, जिस जाइलम का दूसरा नाम होता है। तो प्रोटोजाइलम, अधिदारू तथा मेटाजाइलम सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले जो अब जाइलम दो प्रकार का होता है, एक प्रोटो और एक मेटा। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो जो पहले बनता है वो प्रोटो और जो बाद में बनता है वो मेटा। पहले बनता है और ये बनता है आपका बाद में, ठीक है सर। तने में प्रोटोजाइलम केंद्र पित्त की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर। तने में ये तो होता है पित्त या केंद्र की ओर और ये होता है परिधि की ओर। इसमें तने में आगे देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार के जाइलम को मध्य अधिदारू कहते हैं। इस प्रकार का अगर जाइलम हो तो उसे मध्य अधिदारू कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की होता है, मूल में होता है उल्टा। मूल में क्या होता है, प्रोटो होता है कहां पर, परिधि में, और मेटा होता है, और मेटा होता है केंद्र में। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य अधिदारू कहते हैं। अब देखो मेटा केंद्र में, तो प्रोटो कहां पर है, परिधि पर, तो बाह्य, और प्रोटो यहां पर कहां पर है, प्रोटो कहां पर है, प्रोटो आपका पित्त में होता है, इसलिए से मेटा अधिदारू। ध्यान से देखो, अगर तने में क्या होता है, प्रोटो बाहर की तरफ, मेटा अंदर की तरफ, लेकिन मूल में हो जाता है उल्टा, प्रोटो परिधि की तरफ और मेटा केंद्र की तरफ। उसमें ध्यान से सुनो, मूल में क्या होता है, मूल में होता है प्रोटो बाहर की तरफ और मेटा केंद्र की तरफ, लेकिन तने में क्या होता है, प्रोटो कहां पर, केंद्र या पित्त की तरफ और मेटा परिधि की तरफ। जब प्रोटो बाहर की तरफ होता है, परिधि की ओर होता है, तो उसे बोलते हैं बाह्य अधिदारू, और जब प्रोटो केंद्र की ओर होता है तो उसे बोलते हैं मध्य अधिदारू। इस प्रकार से आपको जाइलम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्लोएम की। किसकी, फ्लोएम की। फ्लोएम, ये पैर अब एफ से फ्लोएम, एफ से फूट, ठीक है। भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। एंजियोस्पर्म स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, तब सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु होते हैं। क्या क्या होता है इसमें, एक तो चालनी नलिका, चालनी नलिका, ठीक है सर, चालनी नलिका तो हो गई। उसके बाद में तत्तव, उसके बाद में तत्तव सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, उसके बाद में फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और उसके बाद में फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, ठीक। अब बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनी कोशिकाएं होती हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो एल्बुमिनी कोशिकाएं होती हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ना, कौन सा कलर है, ठीक है। चालनी नलिका तत्तव लंबे नलिका की तरह संरचना होती है। चालनी नलिका क्या होती है, नलिका के समान संरचना, लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है। चालनी नलिका किससे जुड़ी होती है, सहचर कोशिकाओं से। इनकी अंतर्वृत्तिक चालनी की तरह छिद्रित होती है। चालनी का नाम है तो चालनी की तरह छिद्रित है, कोई नई बात नहीं है, जो चालनी प्लेटें बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व से परिधि साइटोप्लाज्म का बड़ी रसदानी होती है। अब परिपक्व चालनी नलिका में क्या होती है, साइटोप्लाज्म होता है, वो भी परिधि में, और बड़ी रसदानी होती है, लेकिन इसमें केंद्र नहीं होता। केंद्र किसमें नहीं होता। चालनी नलिका के कार्य को सहचर केंद्र को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। चालनी नलिका जो कार्य करती है उसे कौन नियंत्रित करते हैं, उसे सहचर के केंद्र को नियंत्रित करते हैं, बस। इसके बाद में है सहचर कोशिकाएं, ये विशिष्ट पैरेन्काइमिक कोशिकाएं, विशिष्ट पैरेन्काइमिक कोशिकाएं होती हैं।
ये 40 नलिकाओं के तत्वों से सटी रहती है, जो ऊपर हमने पढ़ लिया। 40 नलिका तत्व तथा सहस्त्र कोशिकाएं गड्ढे क्षेत्र से जुड़ी होती है, गड्ढे वाले क्षेत्र में ये जुड़ी रहती है। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होते हैं। सहस्त्र कोशिकाएं 40 निष्क्रिय दाब ग्रेविड विभव को बनाए रखती है। ठीक है। फ्लोएम पेरिकार्डियम में बड़ी शून्य सिलेंडराकार कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सघन साइटोप्लाज्म में केंद्रक होता है। फ्लोएम पेरिकार्डियम में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में केंद्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका होती है सेल्यूलोज की बनी होती है और इनमें गर्भ होती है। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा जोड़ होता है। फ्लोएम पेरिकार्डियम खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थों जैसे रेजिन, लैक्टेज तथा म्यूसिलेज संचित करता है। फ्लोएम पेरिकार्डियम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्टोरेज करता है, ये आपको याद रखना है। एक बीजपत्र में फ्लोएम पेरिकार्डियम नहीं होते। एक बीजपत्र में फ्लोएम पेरिकार्डियम होते ही नहीं। ये आपको इंपॉर्टेंट बात लगा लेनी है, काम देगी आगे। ठीक है। फ्लोएम तंतु स्केलेटन कर्मी कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्केलेटन कर्मी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम तंतु प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। ये काफी लंबे, अशाखित व नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिकाएं भित्ति काफी मोटी होती है। परिपक्वता में इन प्रोटोप्लाज्म समाप्त होते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो इनमें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? समाप्त हो जाते हैं और ये मृत हो जाते हैं। पटसन, सन, भांग जैसे पौधों में फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है। पटसन का पौधा हो गया, सन का पौधा हो गया, भांग जैसे पौधों में फ्लोएम तंतु का बहुत ही आर्थिक महत्व है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकीर्ण जाली नलिकाएं होती है। ऐसे फ्लोएम को प्राक फ्लोएम कहते हैं। पूछिएगा प्राक फ्लोएम क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकीर्ण जाली नलिकाएं होती हैं। इसे प्राक फ्लोएम या प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम को बड़ी जाली नलिका होती है, तो इसे अनुफ्लोएम या मेटाफ्लोएम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर अपने ये बातें हो गई हैं कंप्लीट। किस किस की? उत्तक की। पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। उत्तक एक जैसी कोशिकाएं, मेरिस्टेम ऊतक, स्थायी ऊतक। मेरिस्टेम ऊतक 3 प्रकार के, स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल और जटिल। सरल की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और उसके बाद में जब जटिल में जाएंगे तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम अच्छे से मैंने जो अपनी दूसरी प्लेलिस्ट है पादप वाली, उसमें मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। तो वहां पर यार आप देखकर इसको करोगे तो आपको नो डाउट्स कोई भी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में डाल देना। फिर अपनी बात करेंगे अगले क्लास के बारे में, अगला टॉपिक। और अगला टॉपिक रहेगा अपना कौन सा भाई? अगला टॉपिक रहेगा अपना ऊतक तंत्र। अब ऊतक से अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो जो बच्चे क्लास दे रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बायोलॉजी किंग बाय वीरेंद्र कुमार के यूट्यूब चैनल की तरफ से और रवि सर की तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो आपकी ये जो आने वाली होली है वो आपके लिए इस आने वाले पूरे साल में बहुत सी ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग भरे रहें। ठीक है। और वैसे तो बहुत सी बातें हैं भाई, ज़्यादा कोई बातें। अब कुछ लड़के या कुछ लोग स्टेटस भी लगाएंगे कि उसको भी हैप्पी होली, जो हमारी ज़िंदगी को बेरंग करके चला गया। तो आपको अपनी ज़िंदगी को बेरंग नहीं करना है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि आसमान में उड़ान भरने वाले तितलियों के काबू में नहीं आते। ठीक है। तो एक और भी ऐसे कि जंग के मैदान में उतरे हुए घोड़े हसीनाओं के काबू में नहीं आते। तो आप वो बनना है, आपको कोई उसमें अपनी दुखत नहीं करनी, आपको अपनी मेहनत करनी है, अपना जिंदगी में आपको खुद रंग करना है, अपने मम्मी पापा के खुशियों के लिए आपको मेहनत करनी है। ठीक है। किसी एक के जानने से कुछ नहीं होता और वैसे कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है। ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है आपको, आप ऑलरेडी समझदार हो, 11th-12th वाले हो, नीट वाले बच्चे हो, तो आपको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। वही बात प्यार दिल से नहीं दिमाग से होता है ना। ठीक है। कोई बात नहीं, अगले अपन शुरू करेंगे ऊतक तंत्र। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।